गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार मद्रास इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट है कॉमर्स। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th पास करने के बाद यानी कि 11th में हमारे 3 ऑप्शन हो जाते हैं। कौन कौन? तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो साइंस के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, यानी कि 10th के पहले इसकी पढ़ाई भी होती है। तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है आप लोगों को भी पता है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब तो साइंस की बुक है। और आर्ट्स की बुक की बात करें यानी कि सब्जेक्ट की, तो आर्ट्स में ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स etc। लेकिन कॉमर्स के बारे में हमें 10th के पहले पता नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स में सबसे मेन होता है वो अकाउंटेंसी। ठीक है, तो मेन जो सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी होता है। और दूसरा क्या होता है? BST यानी कि बिजनेस स्टडी, जिसको हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन बोला जाता है। और तीसरा है मेरा EPS, इसका फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमिता बोला जाता है। ठीक है, और अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, बाकी इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा 3 जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, BST और EPS, ये कॉमर्स से रिलेटेड है, ये 3 पेपर। ठीक है, तो आइए जानते हैं, आज पहली क्लास से शुरू करते हैं कॉमर्स की। तो सबसे पहले कॉमर्स में हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि जब तक किसी, जैसे कि मान लीजिए कोई मकान बना है तो उसके लिए नींव चाहिए, तब तो मकान सही रहेगा या मकान बनेगा। तो वैसे ही इस अकाउंट्स को पढ़ने के लिए क्या होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंट्स यानी कि अकाउंटिंग। आप लोग देखे होइएगा कि जब छोटे छोटे व्यवसाय या व्यापार, जिसको बिजनेस बोलते हैं, ये सब जो है धीरे धीरे क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा व्यापार जो होता है उसमें लेन देन होता है, छोटे व्यवसाय में भी लेन देन होते हैं। आप लोग ऐसे देखे होंगे कि मान लीजिए कि कोई किराना शॉप है, उसमें क्या होता है, डेली पर डे, मतलब कि डेली बाय डेली लेन देन होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग सामान बेचते हैं और ख़रीदते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ तो नहीं होता है। चाहे वो माल यानी कि जो सामान होता है उधार बेचते हैं या नगद बेचते हैं। ठीक है, तो उसका लेन देन यानी कि हम लेन देन कैसे करते हैं, तो उसमें पहले देखा जाता है कि इसमें एक लेनदार होता है और एक देनदार होता है। किसी भी शॉप में जाइए तो यही होता है ना, ये लेने वाला और एक देने वाला। अगर मान लीजिए कि हम कोई बुक खरीदने गए किसी दुकान पर, तो वहाँ से हम बुक तो ले लिए, यानी कि बुक ले लिए, लेकिन देने वाला कौन है? दुकानदार।
हम तो लेनदार हो गए, देनदार कौन हो गया? दुकानदार वाला। ठीक वैसे ही इसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखांकन। ठीक है, तो आइए एक लाइन लिखते हैं अकाउंटिंग के बारे में, देखते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। अब यहाँ पर कह रहा है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का अर्थ, मीनिंग क्या होता है, यानी किसे कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग का अर्थ होता है किसी व्यवसाय अथवा संस्था के मुद्रा यानी कि मनी, मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं मनी। ठीक है, यानी कि मनी से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदते हैं तो मनी से ही तो रिलेटेड होता है, यानी कि उसको कैश देते हैं या उधार, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है। तो वही बात है कि मनी से रिलेटेड यानी कि मुद्रा से संबंधित लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। ठीक है, का लेखा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लेखा को रिकॉर्ड। ठीक है, करने से है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अकाउंटिंग का अर्थ, मतलब अकाउंटिंग का अर्थ होता है कि किसी व्यवसाय अथवा संस्था के मुद्रा से संबंधित लेन देन। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा से संबंधित लेन देन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेन देन को ट्रांजैक्शन। का लेखा को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड। करने से यानी कि किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करें। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इसको रिकॉर्ड कैसे करें। बाकी तो समझ गए कि लेन देन क्या होता है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड इसको कैसे करें, आइए देखते हैं। करा कि रिकॉर्ड कैसे करें, तो इसके लिए बड़े बड़े विद्वानों ने कुछ नियम बनाए हैं। क्या किए हैं? कुछ रूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो पहला रूल देखिए। पहला रूल होता है उसका अकाउंटिंग कैसे करें, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है अकाउंटिंग का। तो पहला रूल विद्वानों ने बनाया सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी चाय बेचता है। सुबह में वह अपने घर से 500 रुपये लेकर अपने दुकान पर आया। ठीक है, और 500 रुपये से वो चाय पत्ती, चीनी, दूध और सभी मतलब ख़रीदा होगा, यानी कि उसका एक्चुअल कॉस्ट 500 रुपया है। लेकिन शाम होते होते उसने उस चाय को बेच करके 700 रुपये कमा लिया। ठीक है, तो 700 रुपये माइनस 500 रुपये, हमको इनकम कितना हुआ? 200 रुपये। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का वही रूल है, यानी कि छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं, व्यापार होते हैं, दुकान, छोटे छोटे दुकान, तो वैसे ही करते हैं। यानी कि जो सामान बेचते हैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कैसे? तो ऐसे ही, मतलब जितने का सामान आया और जिस सामान हमने बेचा उसको, यानी कि जो बेचे सामान उसमें से माइनस कर देते हैं किसको? जो सामान खरीदे हैं। वही तो बैलेंस हो गया इनकम, यानी कि आय। ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे व्यवसाय वाले इसको करते हैं ऐसे रिकॉर्ड। इसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं इकहरी लेखा प्रणाली। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी, बड़ा बड़ा व्यवसाय, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उनका व्यापार बिजनेस बहुत बड़ा होता है। अगर डेली करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ दिया गया। तो दूसरा क्या शुरू किया गया? दूसरा शुरू किया गया इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि भारतीय लेखा प्रणाली। ठीक है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि पहले या फिल्मों में देखे होंगे कि मुनीम लोग इतने मोटी मोटी बुकें, वो क्या नाम, बही, इसको बही बोलते हैं, लेकर के आते थे। उसमें कुछ मतलब कि जो रिकॉर्ड है उसमें लिखते थे। और वो बही जो नहीं होता है, पीली सी होती है, और लाल कलर का जो उस ऊपर कवर लगा रहता है, वही बही। पहले बैंक में भी उसका यूज होता था। आप लोग खाता खुलवाने जाते थे तो पहले वो रजिस्टर में मेंटेन करते थे, वही बही है। उसी को बोलते हैं भारतीय लेखा प्रणाली, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं भारतीय लेखा प्रणाली। लेकिन वो डेली रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि बैंक में भी देखे होंगे कि आप लोग अब जाते हैं तो वहाँ पर भी उस बही का यूज नहीं होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डेली लिखना पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है। इसलिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। तो तीसरा क्या आया? डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है उसका यूज छोटे व्यवसाय से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा व्यवसाय या बैंकों में होता है। ठीक है। तो जैसे आइए हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली है क्या होता है ये। तो आइए देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली, हिंदी में बोलते हैं इसको। डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ क्या होता है? ये कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम वहीं लेखांकन प्रणाली। तो डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन, जितने भी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन, जितने भी लेन देन होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है। के दोनों पहलुओं का मतलब लेने वाला और देने वाला। ठीक है। यानी कि एक देने वाला होगा और एक लेने वाला भी तो होगा। वहीं दोनों पहलुओं या पक्षों, जो पक्ष होते हैं यानी कि लेने वाले और देने वाले, दोनों पक्षों का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इसे यही सुविधा मिली कि जो दोनों पक्ष होते हैं, लेनदार और देनदार, उसका रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। समझ में आई बात? तो वही बात है, डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं या पक्षों, पहलुओं का मतलब होता है वहीं लेने वाला और देने वाला, या पक्षों का रिकॉर्ड किया जाता है। अब कह रहा है कि ये सर हम जानेंगे कैसे कि दोनों पक्ष कौन लेने वाला है और कौन देने वाला है? ये तो हमको पता ही नहीं है। तो इसके लिए उसको नाम रख दिया गया। ठीक है। उसको नाम रख दिया गया। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं। ठीक है।
और उस व्यक्ति ने किसी लड़के को बोला कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, लेकिन चारों बेटों ने एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि पता नहीं पापा किससे वो पानी मांगे हैं। पहला बेटा बोला कि दूसरा ले जाएगा, दूसरा बोला तीसरा ले जाएगा, तीसरा सोचा चौथा ले जाएगा, और चौथा सोचा कोई ले जाएगा। ऐसे किसी ने पानी ला करके उस व्यक्ति को नहीं दिए, क्योंकि चारों लड़के को तो पता नहीं था कि पता नहीं पापा किससे पानी मांगे हैं। बाद में उस व्यक्ति ने उस चारों लड़के का नामकरण कर दिया, राम श्याम मोहन जो भी है। एक दिन क्या हुआ, फिर उसने पानी मांगा और बोला कि श्याम पानी लाओ। तो जिसका नाम श्याम था उसने एक गिलास पानी ला करके दे दिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि नाम जो होता है तो नाम डिनोट करता है उसको कि हाँ वही व्यक्ति है जिसका ये मतलब श्याम नाम रखा गया है, यानी कि वो श्याम नाम का जो आदमी था वो समझ गया कि पापा मुझसे पानी मांगे हैं। ठीक ऐसे ही इसको समझने के लिए हमारे विद्वानों ने इसको भी नाम रख दिया है, लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि देने वाले का नाम क्या है और लेने वाले का नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर उसका भी नाम तो श्याम मोहन रहना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका एक लॉजिक ही है। अगर कोई देता है और कोई लेता है उसके लिए भी एक लॉजिक बनाया गया। तो देखिए क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के दो पक्ष, पहले ही बताया था मैंने कि डबल एंट्री सिस्टम के दो पक्ष कौन कौन, तो डेबिट, ठीक है, और दूसरा है क्रेडिट। तो डेबिट को हिंदी में नाम बोलते हैं और क्रेडिट को जमा। ठीक है, यही नामकरण हो गया। तो डेबिट जो है, डेबिट नाम इसलिए रखा गया है कि डेबिट डेटर से बना हुआ है। डेटर का मतलब होता है देनदार, यानी कि जो देता है। ये जो है डेटर, डेबिट, ठीक है, डेटर से ही ये डेबिट बना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम, और डेटर का मतलब होता है देनदार। और दूसरा पक्ष क्रेडिट, जिसको डेटर से क्रेडिटर से बनाया गया है, इसलिए उसका नाम क्रेडिट रखा गया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जमा। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आई। डेबिट को डीआर, ये शॉर्ट फॉर्म है, डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सीआर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये आपको कॉमर्स की क्लास में डेबिट और क्रेडिट बहुत सुनने को मिलेंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट यानी कि डीआर और सीआर। तो ये दो पक्ष हो गए, कौन कौन, तो डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट जो है डेटर से लिया गया है और क्रेडिट जो है क्रेडिटर से लिया गया है। डेबिट का मतलब होता है यानी कि डेटर यानी कि देनदार, और क्रेडिट का मतलब क्रेडिटर यानी कि लेनदार। ठीक है, जहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है, तब तक लिखिए, फिर अगला टॉपिक बता रहे हैं। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा डेबिट और क्रेडिट, यानी कि डेटर और क्रेडिटर। अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यानी कि खाता जो है कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे।
कौन कौन से खाता है, यानी कि अकाउंट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट के प्रकार। तो अकाउंट जो है यानी खाता जो है 3 तरह का होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन। एक तो हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, यानी कि पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। तो पर्सनल अकाउंट यानी जो किसी व्यक्ति, ठीक है, संस्था या बैंक, ये सब भी मतलब कि होता है। तो यह यानी कि पर्सनल अकाउंट जो है वो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा बैंक से संबंधित अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। यानी किसी पर्सनली चीज़, यानी कि पर्सनल, इसलिए उसका नाम पड़ गया पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत। ठीक है, और दूसरा क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो अकाउंट कौन कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि अव्यक्तिगत खाता। और ये इम्पर्सनल अकाउंट जो है ये भी 2 तरह का होता है। कौन कौन है, तो पहला है रियल अकाउंट। ठीक है, पहला कौन सा है, रियल अकाउंट, और दूसरा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता। ठीक है, तो रियल अकाउंट को क्या बोलेंगे, वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता, यानी कि नाम मात्र या अवास्तविक खाता। तो अकाउंट 3 तरह का हो गया, कौन कौन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट को वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि एक एक करके कैसे क्या होता है। सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत खाता। तो किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा बैंक से संबंधित अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये राम, अगर अकाउंट जो होता है, ये अकाउंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये। अकाउंट को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, उतना बड़ा तो आदमी थक जाता है लिखते लिखते, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो राम का अकाउंट अगर लिखा जाता है तो एस एस लगा करके तब अकाउंट लिखा जाता है, यानी कि उसका खाता, यानी कि राम का खाता। ठीक है, वैसे ही श्याम्स अकाउंट और बैंक अकाउंट और सब भी हो सकता है। ठीक है, नोट कीजिए। अभी ने हम लोगों ने सीखा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट जो है ये कितने होता है। मतलब पर्सनल अकाउंट जो है इसमें भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट जो है ये भी 3 तरह का होता है। ठीक है,
पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहला क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। ठीक है। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो पहला हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसे भी आप लोग आर्टिफिशियल का मतलब जानते ही होंगे, यानी कि हिंदी में बोले तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हिंदी में क्या बोले हैं? तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ठीक है। तो ऐसे हमारे अकाउंट कितने हो गए? 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा जो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है। कौन कौन? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में देखेंगे कि इसमें क्या आता है, यानी कि जो नेचुरल यानी कि जिसको भगवान द्वारा बनाया जाता है, प्रकृति है, उसी को तो बोलते हैं नेचुरल, यानी कि प्रकृति द्वारा। तो जैसे राम मोहन सोहन, क्या हमें और आपको किसी ने बनाया है? भगवान ही तो बनाया है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन और भी सब भी हो सकता है। और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे फॉर्म हो गया, कंपनी, बैंक। क्योंकि आर्टिफिशियल जो है कृत्रिम, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, यानी कि इसको जिसको हमने और आप लोगों ने बनाया है। जैसे बैंक, क्या बैंक भगवान ने बनाया है? नहीं, बैंक को हमने आपने मिल कर के बनाया है। तो फॉर्म या कोई कंपनी, इस सबको किसने बनाया? हमने और आपने मिल कर के बनाया, इसलिए ये कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। और तीसरा यानी कि थर्ड में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लीजिए कि हम किसी घर में रह रहे हैं किराए पर, और उस घर का किराया हमने पहले ही दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट, यानी कि पूर्वदत्त, पहले ही चुका दिया उसको। ठीक है। सैलरी हो गया, अगर सैलरी जो है, मान लीजिए कि किसी की सैलरी 2 महीने की सैलरी पहले मिल गई। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सब जो पहले देना या एडवांस देना, ये सब जो भी आता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, यानी कि हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट का। बाकी 2 अकाउंट अभी बचा है। कौन कौन? तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के बारे में देखते हैं क्या होता है। रियल अकाउंट सेकंड है। रियल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। तो ऐसा अकाउंट जो संपत्ति से संबंधित हो, चाहे वो कोई भी संपत्ति हो, तो रियल अकाउंट उसी को बोलते हैं। तो लिखिए कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता किसी संपत्ति, यानी कि संपत्ति को इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट्स। यानी किसी संपत्ति यानी कि एसेट्स से संबंधित अकाउंट क्या कहलाता है? तो रियल अकाउंट यानी कि
वास्तविक खाता कहलाता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट के बारे में आप लोग जान गए कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो ऐसा अकाउंट जो किसी संपत्ति से संबंधित हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग हो गया, कोई मशीन हो गया, बस, ट्रक, कार, कुछ भी हो सकता है। ये सब एसेट्स हैं, यानी कि संपत्ति है। कैश, जो नगद होता है ना, कैश, रुपया पैसा, ये सब एसेट्स हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट समझ गए आप लोग कि किसी संपत्ति से संबंधित अकाउंट को रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता बोला जाता है। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर, कुर्सी टेबल, मशीनरी, कोई मशीनरी चीज़ जैसे बस, ट्रक, कार, जीप, सभी हो सकता है। कैश, इस कैश ये भी ये रियल अकाउंट ही है, यानी कि संपत्ति ही है, और सभी हो सकता है। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट हो गया। अब थर्ड में है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। ये नाम मात्र का खाता है, इसको अवास्तविक खाता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवास्तविक खाता। ठीक है, तो ये कहता है कि व्यय, हानि, यानी कि जो भी एक्सपेंस होता है, खर्च होता है, या हानि, लॉस, इसको व्यय को इंग्लिश में एक्सपेंसेस बोलते हैं और हानि को लॉस। ठीक है, अथवा आय या लाभ। आय का मतलब होता है इनकम और लाभ का मतलब यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट। तो कह रहा है कि व्यय या यानी कि एक्सपेंस या लॉस, ठीक है, अथवा यानी कि या इनकम या प्रॉफिट, यानी कि आय भी हो या मतलब लाभ भी हो, ये सब इस सब जितने भी आता है इस सबसे संबंधित अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है इस सबको। यानी कि नॉमिनल अकाउंट में आय, व्यय, लॉस, प्रॉफिट यही सब आता है। यानी कि जो पैसा खर्च होता है या लाभ होता है या हानि होता है या कहीं से पैसा इनकम हमको होता है, ये सब हम किस अकाउंट में दिखाएंगे? तो नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे रेंट हो गया। रेंट हमारे लिए क्या हो गया? अगर हम देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया और जो लेता है उसके लिए इनकम हो गया। ठीक है, ये भी कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट देते हैं यानी कि ब्याज अगर देते हैं तो हमारे लिए लॉस हो गया और जो लेता है उसके लिए इनकम हो गया, इसलिए इसको भी कहाँ दिखाएंगे? तो नॉमिनल अकाउंट में। अगर मान लीजिए डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अगर देते हैं तो हमारे लिए लॉस। अगर डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक है, अगर डिस्काउंट यानी कि छूट लेते हैं तो हमारे लिए इनकम हो गया। ठीक है, तो ये लॉस, प्रॉफिट या इनकम या एक्सपेंस, इस सब से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं ये सब किस में आएंगे? तो नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए रेंट, सैलरी, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और सभी हो सकता है। बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।